Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. Today we are studying surface chemistry, lecture number 4th. बच्चों, कल हमने बात किया था फ्रैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। फ्रैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकाले गए और उस रिजल्ट को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया फ्रैंडलिच ने। तो उसने y एक्सिस पर x बाय एम लिया। x बाय एम था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और x एक्सिस पर प्रेशर लिया। ये प्रेशर और x बाय एम क्या है? तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था कि एक कंटेनर लेकर के उसमें एक सॉलिड को रख दिया, इस कंटेनर को उसने क्लोज कर दिया, ठीक है, और इस सॉलिड पर गैस के मॉलिक्यूल्स चिपकने लगे। कैसे चिपकने लगे? तो आपको अगर याद हो, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि कंटेनर को पहले खाली रखते हैं वैक्यूम, और फिर कंटेनर को ओपन करके उसमें गैस का कुछ अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है, तो वो गैस सॉलिड के सरफेस पर चिपक जाता है। तो जितना प्रेशर इस कंटेनर के अंदर है, ये जो P है ये प्रेशर बाय गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर, ठीक है ना। तो किसी एक कंडीशन पर उसने ऑब्जर्व किया कि प्रेशर मान लो 1 atm है, उस टाइम पर उन्होंने जितना गैस एब्जॉर्ब हुआ था सॉलिड के सरफेस पर, उस गैस के अमाउंट को x बोल दिया, ठीक है, और इस सॉलिड के मास को m बोल दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंटेनर के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना ज्यादा गैस डालते हैं, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने का मतलब ज्यादा गैस इस कंटेनर के अंदर भर देना। तो ज्यादा गैस भरोगे कंटेनर में तो गैस ज्यादा चिपक जाएंगे इसके ऊपर, तो x बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ाने से x बढ़ेगा। और उन्होंने फाइनली एक्सपेरिमेंट करते 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 ऐसा एक ग्राफ बना लिया था। याद आ रहा है तुम लोगों को बच्चों? हमने बोला था ये इस टाइप का, कुछ देर के बाद प्रेशर बढ़ाते जाओ, m तो कांस्टेंट है, देखो शुरुआत से ही जो सॉलिड तुम लिए हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस सॉलिड का मास फिक्स है, तो m कांस्टेंट है। एक ऐसा प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद कि कितना भी प्रेशर बढ़ा लो x नहीं बढ़ता है, x m कांस्टेंट है और x बढ़ नहीं रहा है, तो x बाय m भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था फ्रैंडलिच ने। इस ग्राफ को उन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट करके कुछ यूजफुल रिजल्ट डिराइव करने का प्रयास किया। तो कैसे इस ग्राफ को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया? उन्होंने बोला देखो प्रेशर को उन्होंने 3 जोन में बांट दिया। बोलते देखो यहां से यहां तक, ये जो है रीजन, यहां से यहां तक का जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहां से देखो, यहां से यहां तक का जो प्रेशर का रीजन है, इसने बोल दिया इसको इंटरमीडिएट प्रेशर। क्या बोल दिया? इंटरमीडिएट प्रेशर। यहां से यहां तक का, 0 से लेकर के ये जो वैल्यू है इसको बोल दिया उसने लो प्रेशर। तो ये है तुम्हारा 1, इसको बोल दिया लो प्रेशर, ये है 2 इंटरमीडिएट प्रेशर। और यहां से आगे, इस पॉइंट से आगे जो प्रेशर उसको ये 3, यानी कि इधर बोल दिया हाई प्रेशर। तो इन्होंने ग्राफ के आधार पर 3 अलग अलग जोन बना लिए प्रेशर के, और फिर उन्होंने बोला कि इन लो प्रेशर या एट लो प्रेशर, जब प्रेशर कम रखा जाए, एट लो प्रेशर, प्रेशर जब कम है देखो इस कंटेनर के अंदर, तो x बाय m और p कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अगर देखो स्ट्रेट लाइन कर्व दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन कर्व का मतलब कि बोल सकते हैं x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्ट्रेट लाइन मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के।
तो देखो बच्चों, एट लो प्रेशर x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। ये इक्वेशन ग्राफ को देख करके आया है। ग्राफ कैसे आया है? तो ग्राफ बनाया गया था एक्सपेरिमेंट करके। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी चल रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट, फिर ग्राफ और फिर फार्मूला। ठीक है ना? फिर उसने क्या बोला कि तीसरे रीजन में वो कूद पड़े। पहले बोले एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर जब प्रेशर जब ज्यादा है तो x बाय एम तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज तो कर ही नहीं रहा है। देखो, इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेशर टू द पावर 0, x बाय एम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 0, यानी प्रेशर पे x बाय एम डिपेंड नहीं कर रहा है। कब? जब प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब बोला देखो, लो प्रेशर पर 1 था, बहुत हाई प्रेशर पर 1 से घट के 0 हो गया, यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर, एट एनी इंटरमीडिएट प्रेशर किसी भी इंटरमीडिएट प्रेशर पर उन्होंने बोला x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर n, प्रेशर टू द पावर n। अब n का वैल्यू कहां से होगा? देखो, वेयर n बिलोंग्स टू, n कहां से कहां तक लाइक कर रहा है? n बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 0 तक। ठीक है ना? x by m is proportional to pressure to the power n where n belongs to 1 से 0, n 1 से कम रहेगा और 0 से ज्यादा रहेगा। तो ये उन्होंने एक जनरल इक्वेशन बना दिया, x by m is equal to pressure to the power n। तो बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये ग्राफ तो तुम लोग लास्ट क्लास में ही बना लिए थे, ये वाला पोर्शन को नोट डाउन कर लो। अब हम ग्राफ को मिटा दें एक बार, ताकि हम इधर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तुम्हारे कॉपी में ये ग्राफ बना हुआ होगा, तो जब भी हम बोलेंगे ग्राफ को देखो तो तुम ग्राफ को देखना। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये यहां से उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, x बाय एम इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ला दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके p टू द पावर n, और अपना एक फॉर्मूला बना दिया। इस फॉर्मूले का नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है ना? उस ग्राफ का भी नाम है, फॉर्मूले का भी नाम है। ठीक है? तो फ्रेंडलिच के द्वारा दिया हुआ ये फॉर्मूला है, उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। अब देखो, इसमें दो कांस्टेंट आ गया, k और n। ये दो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाए? k और n का वैल्यू, k और n का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा फॉर्मूला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। अब बच्चों, इन लोगों को इधर मिटा दें, इधर जो पोर्शन है लिखा हुआ, तुम लोग अगर नोट डाउन कर लियो तो मिटाएंगे इधर हम। कोई दिक्कत? अब देखो, उसने आगे क्या किया, ये जो फॉर्मूला है k और n का वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस इक्वेशन में पहले लॉग ले लिया। तो लॉग ले लो दोनों साइड, ये हो गया लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग p टू द पावर n, और फिर ये n बाहर आ जाएगा, ये हो गया लॉग k प्लस n लॉग p। तो उन्होंने क्या किया, इस बार y एक्सिस पर रखा log x बाय m, y, ठीक है, और x एक्सिस पर रखा log p। पहले उन्होंने y एक्सिस पर क्या रखा था? पहले उसने x एक्सिस पर, y एक्सिस पर रखा था x बाय m, इस बार उसके आगे उसने log लगा दिया। यानी कि पिछले ग्राफ के रिजल्ट को ही जो भी x बाय m उसका निकल के आता था, उसके आगे log लगा करके तब इधर वैल्यू पुट किया।
और y एक्स एक्सिस पर उन्होंने क्या किया, प्रेशर के आगे लॉग लगा दिया और इधर एक्स एक्सिस पर लॉग पी का वैल्यू रखा उसने। तो अब क्या हुआ, पहले x बाय एम वर्सेस प्रेशर का जो ग्राफ आता था वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आता था, ऐसा कर्व आता था। तो कर्व, किसी ग्राफिकल कर्व को देख करके या कर्व जैसे ग्राफ को देख करके कांस्टेंट वगैरह का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्ट्रेट लाइन को अगर देख लें, देखो ये स्ट्रेट लाइन जैसा फॉर्मूला बनने जा रहा है, लॉग के अगर कांस्टेंट तो ये भी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोल देते हैं सी नॉट। कोई दिक्कत बच्चों? और ये एन भी एक कांस्टेंट है, इसको बोल देते हैं एम। देखो y इज इक्वल टू एम और ये x एक्सिस पर रखा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत बच्चों? तो यहां से क्या हुआ कि उन्हें उसे अब एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब देखो स्ट्रेट लाइन कोई बोल सकता है कि सर ओरिजिन से पास करेगा या नहीं पास करेगा। अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो ओरिजिन से पास कर जाएगा क्योंकि log 1 हो जाएगा 0। तो इसलिए अभी हम मान लिए हैं कि k का वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करोगे k का एक्चुअल वैल्यू पता रहेगा तब तुम्हें c क्या होता है, c होता है y एक्सिस पर ग्राफ कहां कट कर रहा है। तो y एक्सिस पर कहां कट कर रहा है वो k का वैल्यू देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी हम एज्यूम कर ले रहे हैं, यहां से एक ग्राफ आ जाएगा y एक्सिस पर, जहां पर भी कट किया ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाओगे ना log p वर्सेस log x बाय m, वो जहां पर भी y एक्सिस को कट करोगे तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट, ये वाला जो हाइट है यहां से यहां तक, ये हाइट का वैल्यू क्या होगा, इस हाइट का वैल्यू होगा log k। तो ये जो हाइट है y इंटरसेप्ट, इधर लिख देते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वो log k के बराबर होगा और वहां से तुम k कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है ना, स्लोप कितना होगा, स्लोप हो जाएगा n के बराबर। तो ये कांस्टेंट्स निकाले जा सकते हैं इसकी मदद से, लॉगरिथमिक ग्राफ की मदद से। एक्सपेरिमेंट कर लो लेकिन ग्राफ x बाय m और p में नहीं बनाना है, ग्राफ बनाना है log x बाय m और log p में, तो तुम्हें इन कांस्टेंट्स के वैल्यू पता चल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, सॉल्व करो। पहले इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो तो फिर हम मिटाएं इसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग represents फ्रैंडलिच आइसोथर्म, यानी कि फ्रैंडलिच के एक्सपेरिमेंट को इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में बच्चों, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। बिलोंग्स टू का मतलब n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, n का वैल्यू 1 से 0 तक हो सकता है। देखो इसका मतलब हुआ n बिलोंग्स टू, n 1 से स्टार्ट होगा और 1 से आगे बढ़ करके इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई लिमिट तो है नहीं कितना बड़ा है, इसलिए इधर हम ओपन ब्रैकेट लगा दिए।
चलो बच्चों अब सॉल्व करके बताओ कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट। सॉल्व कर पाओगे? कोशिश करो एक बार जल्दी से। चलो हम बताते हैं। एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी से। ऐसा ग्राफ आया था, याद आ रहा है? इधर प्रेशर, इधर x/m, फ्रेंडली आइसोथर्म। कोई दिक्कत? लो प्रेशर में देखना, ये लो प्रेशर रीजन है, x/m और p का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यानी बोल सकते हो x/m इज इक्वल टू kp एट लो प्रेशर, बोल सकते हो। लो प्रेशर पे ये तो हो गया तुरंत, देखो d सही हो गया। कोई दिक्कत? x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर पे ये कॉन्स्टेंट है, देखो ये कॉन्स्टेंट है, वेरी हाई प्रेशर पर ये कॉन्स्टेंट है। कोई दिक्कत? तो ये भी सही हो गया, x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट वेरी हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ये जो बात था ये लो प्रेशर का था, पहला वाला। तो लो प्रेशर हो गया और हाई प्रेशर वाला तो सही हो गया, दोनों सी और डी सही हो गया। अब बात रहा ए और बी का, सही होने के चांसेस हैं या नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो अभी जस्ट डिराइव किए थे, इन सबको मिटा देते हैं हम। x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर n। ये फॉर्मूला देखो अभी जस्ट डिराइव किए थे। कैसे डिराइव किए थे? तो बोले थे कि देखो लो प्रेशर पर x/m होता है k p टू द पावर 1, याद आ रहा है? लो प्रेशर पर x/m होता है k p टू द पावर 1, हाई प्रेशर पर होता है p टू द पावर 0। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा, p टू द पावर 1 से लेकर के कोई वैल्यू 0 तक आएगा, याद आ रहा है? तो यहां पे लिखा हुआ है x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू 1 0। अब बच्चों बताओ कि ये जो दिया हुआ है ए वाला बात सही है या गलत है, या ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा गलत है। कुछ बच्चों के मन में आया कि सर ये जो बात है ये तो सिर्फ इंटरमीडिएट वाले प्रेशर पे वैलिड होता है, ये बीच वाले जो प्रेशर है सभी प्रेशर पे तो वैलिड नहीं होता है। तो देखो अगर तुमने 1 और 0 को इंक्लूड कर लिया तो ये सभी प्रेशर पे वैलिड होता है। कैसे? तो जब लो प्रेशर के बारे में तुम बात करोगे तो x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 मान लो, कोई दिक्कत? और जब हाई प्रेशर पे बात करोगे तो x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर n इक्वल टू 0 मान लो, p टू द पावर 0 x/m इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो अगर तुमने n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 0 तक रखा है तो ये किसी भी प्रेशर पे वैलिड हो सकता है। लो प्रेशर पर क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाई प्रेशर पर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा, n का वैल्यू 0 से 1 या 1 से लेकर के 0 तक जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगाए हैं, मतलब 1 और 0 को इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि 1 कहां इंक्लूड हुआ है, लो प्रेशर पर। 0 कहां इंक्लूड हुआ है, हाई प्रेशर पर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर 1 से 0 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो जब ऐसा लिखते हैं n का वैल्यू 1 से 0 के बीच में लेते हो तब ये जो फॉर्मूला है वो इंटरमीडिएट प्रेशर पर वैलिड होता है। लेकिन अगर तुमने n के वैल्यू में 1 और 0 को इंक्लूड कर लिया है, ये फॉर्मूला किसी भी प्रेशर पर वैलिड है। ऑप्शन ए भी सही हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं
ऑप्शन बी पर। देखते हैं ऑप्शन बी सही होता है या नहीं होता है। चलो थोड़ा सा इसको मिटा दें, अगर तुमने नोट डाउन कर लिया तो इसको मिटाने वाले हैं, ये नीचे वाले। देखो हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम पावर के पी का पावर कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं एम। तो पी का जो भी पावर है ना उसका वैल्यू 1 से लेकर के 0 तक रहना चाहिए। कोई दिक्कत? 1 भी इंक्लूड होना चाहिए, 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, और 1 से 0 तक के सभी वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए ये पावर के अंदर। तब यह फॉर्मूला हर जगह वैलिड होता है जैसा कि 1 में हुआ है। बी में क्या किया है कि पी का पावर रखा है 1/n, यानी कि इन्होंने m इक्वल टू कर दिया है 1/n। कोई दिक्कत? m का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए बताओ तो? m का वैल्यू जब तुम 1 रखोगे तो बताओ m का वैल्यू तुम 1 लाना चाहते हो, n कितना लेना पड़ेगा? n लेना पड़ेगा 1, यानी n 1 लोगे तो m 1 हो जाएगा अपने आप। कोई दिक्कत? तो ये जो पावर m है, देखो m का वैल्यू 1 हो गया, m का वैल्यू 1 से घट के 0 तक जाना चाहिए। कोई दिक्कत? अब तुम्हें m को 0 करना है तो n को इन्फिनाइट कर दो, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, m क्या हो जाएगा? m टेंडिंग टू 0। तो m टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे सॉरी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे ही n को बहुत ज्यादा करोगे तो m अपने आप 0 हो जाएगा, तो 0 भी इंक्लूड हो गया देखो। और n का वैल्यू जैसे जैसे 1 से बढ़ाओगे, अरे 1 के बाद एकाएक इनफाइनाइट तो नहीं कर दोगे, 1 के बाद 2 करोगे तो n 2 किए तो m का वैल्यू घट गया, n को 3 किए तो m और घट गया, n को 5 किए n और घट गया, n को 10 किए और घटा। तो m धीरे धीरे घटता जा रहा है, कहां से कहां तक? 1 से घट के 0 तक पहुंच रहा है। और m को 1 से 0 तक पहुंचाने के लिए n को बढ़ा रहे हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तुम बोलोगे सर कि ये जो n का वैल्यू इनफाइनाइट लिए हैं, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट तो हो रहा है सही, इनफाइनाइट पे इंक्लूड करना चाहिए ना ऐसा, लेकिन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उसका वो और आगे बढ़ता रहता है ना, इसीलिए इसको यहां पर मैथमेटिकली इसको स्मॉल ब्रैकेट से ही क्लोज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम m का जो वैल्यू, n को जब तुम इनफाइनाइट टेंड कराओगे तो m 0 होगा ना, ये 0 इंक्लूडेड है, ठीक है ना। यानी कि एक कंडीशन आता है हाई प्रेशर वाला जहां पर प्रेशर P का पावर 0 हो जाता है। हाई प्रेशर पर ये ग्राफ हो जाता है कांस्टेंट और वो P का पावर 0 हो जाता है, x/m का डिपेंडेंस। ठीक है बच्चों, तो ये चारों ऑप्शन ही सही हैं, 100% सही है। और इस हम खास बात यह है बच्चों, कई बार जेई मेन जे एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम समझ लो, किसी बार ये ऑप्शन रहता है, किसी बार ये ऑप्शन रहता है, कभी ये ऑप्शन, कभी ये ऑप्शन। ये चार अलग अलग ऑप्शन को यूज करके कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हमने चारों ऑप्शंस को एक साथ कंबाइन करके पूछ दिया, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं। कुछ कुछ डिमेरिट हैं इस फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के। डिमेरिट क्या है लिख लो उसको। हेडिंग डाल दोगे, डिमेरिट्स ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके डिमेरिट क्या क्या है तुम सोच के बताओ, क्या क्या डिमेरिट होगा, एक डिमेरिट सोच करके बताओ फिर आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहला डिमेरिट है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे ग्राफ बनाया, वहां से फॉर्मूला बना दिया, इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया
या थियोरेटिकली उस फॉर्मूले को कहीं से प्रूफ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली फॉर्मूला ला दिया, ठीक है ना। तो लैक्स मतलब कमी है इसमें, किस बात की कमी है? थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लैक्स थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या हुआ? दैट इज it is just an empirical formula, ये सिर्फ एक एम्पिरिकल फॉर्मूला था। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब एक्सपेरिमेंट किया और वहां से जो समझ में आ गया वही लिख दिया, जस्ट एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। और बताओ। अच्छा, अब तुम लोग बता नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इसमें क्या क्या गड़बड़ियां आई थी। एक गड़बड़ी आई थी बच्चों कि जब प्रेशर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इसके अनुसार से ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहता है। x/m और p का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए हाई प्रेशर पर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। कई बार वो स्ट्रेट लाइन कर्व में चेंज हो जाता है, फिर से उसका नेचर बदल जाता है। कैसे बदलता है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें डीप रिसर्च में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पर ये फेल कर जाता है। इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर। और एक डिमेरिट है, इट इज फेयरली valid for monomolecular layer of adsorption। देखो, फ्रैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इन्होंने बोला कि तुम फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में जानना चाहते हो, हम तुम्हें ग्राफ बना करके बताते हैं। अब हमें पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि अगर किसी सॉलिड पर कोई गैस आकर के एडजॉर्ब होता है, चिपकता है फिजिकल फोर्स के चलते, वंडरवाल फोर्स के चलते, तो जो जैसे ये सॉलिड है तो इस सॉलिड पर एक ही लेयर ऑफ गैस नहीं चिपकता है, कई सारे लेयर्स ऑफ गैस इस सॉलिड पर चिपक जाते हैं। एक लेयर बना, उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। तो जब कई सारे लेयर्स बनने लगते हैं सॉलिड के ऊपर, तब इनका फॉर्मूला फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है ना। इनका फॉर्मूला उन्हीं सिचुएशंस में ज्यादा काम करता है जब मोनो लेयर बनता है, यानी सॉलिड के ऊपर एक ही लेयर बने। तुम बोलोगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड के ऊपर एक ही लेयर बनाए? तो देखो, हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि जबरदस्ती सॉलिड के ऊपर एक ही लेयर बनाए, पर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ये मान सकते हैं कि सॉलिड के ऊपर ऑलमोस्ट एक ही लेयर बन रहा होगा। वो कब? एक तो तुम जिस डब्बे में एडजॉर्प्शन करा रहे हो, इस डब्बे में गैस बहुत कम ऐड करो। देखो, बहुत ज्यादा ऐड करोगे गैस तो सॉलिड के ऊपर एक लेयर बना, दूसरा लेयर भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा। लेकिन अगर गैस बहुत कम है इस डब्बे के अंदर, यानी प्रेशर फिर से तुमको सिग्निफिकेंटली लो रखना पड़ेगा। गैस कम है यानी प्रेशर कम, समझ गए? इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर। यही सब परेशानी आती है। हाई प्रेशर पे जाने पे जब कई सारे लेयर्स बनने लगते हैं तो ये फेल कर जाता है। इट फेल्स, इट इज फेयरली वैलिड। मतलब फेयरली का मतलब होता है अच्छे से। ये अच्छे से कब वैलिड है? जब मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन, जब एक ही लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो, गैस के एक ही लेयर्स बने यहां पर, ठीक है ना, तब ये अच्छे से काम करता है। तो ये था बच्चों फ्रैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में सारी
डिटेल्स। एक और डिमेरिट बच्चों मुझे ध्यान आया इसका कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है कि नहीं? सरफेस पर ही होता है। इस बेचारे ने कभी भी पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इस बात को कंसीडर ही नहीं किया है कि सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ रहा है, सरफेस एरिया का एड्सॉर्प्शन में क्या रोल है, क्या रोल नहीं है। तो चौथा डिमेरिट है इट डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता है, बात ही नहीं करता। इट डज नॉट इंक्लूड द रोल ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या रोल है? रोल ऑफ सरफेस एरिया ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। सरफेस एरिया ही नहीं, सरफेस के टाइप के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि सरफेस रफ होने से क्या फर्क पड़ेगा या प्लेन सरफेस से क्या फर्क पड़ेगा। इन सब चीजों को इसने इग्नोर किया, सिर्फ प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में इन्होंने रिलेशनशिप बताया। तो बच्चों हमने कमियां तो बहुत ढूंढ लिया है इसका, है कि नहीं? कोई रिसर्च करे और हम लोग क्लास में बैठ करके उसका कमी निकालें, तो दुनिया में कमी निकालने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है कि नहीं? तुम किसी से ही पूछो कि अपने देश में 10 कमियों को बताइए तो वो 100 बता देगा, है कि नहीं? तो अब कुछ खास बात भी हैं, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ मेरिट्स लिख लो इसके, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं। ऐसे आइडियली मुझे पहले मेरिट्स पढ़ाना चाहिए था, बाद में डिमेरिट्स, लेकिन हम बाद में मेरिट्स इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरिट से जुड़ा हुआ एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा आएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेरिट्स का। ठीक है, पहला 2 मेरिट्स हैं। पहला है एप्लीकेबल फॉर मोनोलेयर फिजिजॉर्प्शन। ये तो जनरल बात हो गया भाई, इसी के लिए बनाया है इन्होंने, तो एप्लीकेबल तो होना ही पड़ेगा, किसी न किसी के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही। ये तो जनरल बात है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इट इज ऑल्सो applicable from applicable in adsorption from solution phase या solution, adsorption from solution मतलब क्या है? जैसे ये एक कंटेनर है मान लो बच्चों, और इस कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन है। किसका एक्वस सॉल्यूशन? एसिटिक एसिड CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन है। और आपको पता है कि एक सब्सटेंस ऐसा है जो इसको एड्सॉर्ब कर सकता है। कौन है वो? एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक कंटेनर के अंदर तुमने CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और इसमें क्या ऐड कर दिया? एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल पर एसिटिक एसिड वैसे ही चिपक जाएगा जैसे मानो कि ये एक खाली कंटेनर है जिसमें एसिटिक एसिड जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं और एक्टिवेटेड चारकोल नामक एक सॉलिड हमने रख दिया, उस सॉलिड पर आकर के गैस के मॉलिक्यूल चिपक गए। कोई दिक्कत? तो देखो होता क्या था, गैस के लिए ये इक्वेशन वैलिड होता था, x/m था एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू k p टू द पावर n लिखो या 1/n कुछ भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर 1/n लिखोगे, इस पावर में जो भी लिखते हो यहां पर, इस क्वांटिटी का वैल्यू होना चाहिए 1 से 0 तक या 0 से 1 जो भी बोलो।
तो यहां पर अगर तुम 1/n लिख दोगे तो n का वैल्यू तुम्हें लेना पड़ेगा 1 से इंफिनिटी तक, ताकि इसका पावर, जो भी पावर है, वो 1 से 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन देखो तुम्हें, अब तुम इमेजिन करो कि यहां पर एसिटिक एसिड नामक जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड नहीं, गैसियस स्टेट में है, और ये कंटेनर पूरा खाली है, इसमें पानी नहीं है। कोई दिक्कत? तो तुम सोचो जितना ज्यादा एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। यानी प्रेशर इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? प्रेशर इनडायरेक्टली बता रहा है कि इस कंटेनर के अंदर एसिटिक एसिड के कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। जितना गैस के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर। लेकिन गैस तो है नहीं, एक्चुअली में तो ये क्या है? एक्वस सोल्यूशन है। तो एक्वस सोल्यूशन में देखो, प्रेशर बताता है कितने ज्यादा मॉलिक्यूल गैस के लिए, और एक्वस सोल्यूशन के लिए कितने ज्यादा मॉलिक्यूल बताता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया गैस फेज। अगर लिक्विड फेज या सोल्यूशन फेज के बारे में बात करोगे तो यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है x/m = k C⁴n। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्ब होने जा रहा है, जो गैस जैसा है। एक्टिवेटेड चारकोल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है बच्चों, C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। N का वैल्यू कहां से कहां तक? N का वैल्यू डिपेंड करेगा फिर वही जहां से गैस में वैरी करता था, 1 से 0 तक। यहां पर भी 1 से 0 तक ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, एक बात तुम्हें बता दें, किताब में जब भी फॉर्मूला देखोगे वो n नहीं लिखता, वो लिखता है 1/n। इधर भी लिखेगा 1/n, और वो बोलता है कि n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक लो। n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक लोगे तो क्या होगा? ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अपने आप पावर जो है वो 1 से 0 बन जाएगा। तो तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना कि पावर k c का पावर n है या 1/n है। तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जो भी पावर में है, इसका वैल्यू 1 से 0 के बीच में होना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो सोल्यूशन से जब एडजॉर्प्शन होता है, वहां पर ही ऐसा ही फॉर्मूला वैलिड होता है। x क्या है? x है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो एडजॉर्ब हुआ है। m है मास ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, लिख लेते हैं यहां पर। x इस इक्वेशन में है अमाउंट ऑफ CH3COOH एडजॉर्ब्ड। ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं बच्चों ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसको मिटा देते हैं, ये कंटेनर को तुम नोट डाउन कर लो पहले, फिर लिख देते हैं सब कुछ हम। x क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहां पर? एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड। कितना सॉल्यूट एडजॉर्ब्ड हो गया? m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट यानी यहां पर कौन है? एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन जल्दी से लिखोगे और फिर आज का क्लास ओवर हो जाएगा। आज छुट्टी ले लेना, फिर कल फिर क्वेश्चन वगैरह बना के आना। आज जो असाइनमेंट मिलेगा और फिर उसको सॉल्व, उसके बाद अगले क्लास अटेंड करना। तो अभी लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज के क्लास का वो ये है, इन एन एक्वस solution of acetic acid activated charcoal is introduced, यानी डाल दिया जाता है। एसिटिक एसिड का एक एक्वस सोल्यूशन है जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल इंट्रोड्यूस किया जाता है। What will happen to pH of solution?
सॉल्यूशन के पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन कांस्टेंट, और ऑप्शन डी है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बताया ही नहीं जा सकता है। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बताओ कौन सा होगा? तो देखो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एसिटिक एसिड CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब तुम सोचो जितना ज्यादा एसिटिक एसिड इसके अंदर होगा उतना ज्यादा H+, मोर एसिटिक एसिड मोर CH3COOH, मोर H+, मोर H+ मतलब लेस pH, H+ जितना बढ़ेगा pH उतना कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी होगा क्या, जैसे ही तुम इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डालोगे उल्टा स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। एसिटिक एसिड पहले ज्यादा था इसके अंदर, जैसे ही एक्टिवेटेड चारकोल डाले वो एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करने लगा, अपने सरफेस पर चिपकाने लगा। एसिटिक एसिड का अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर कम हो गया, मतलब जो एसिटिक एसिड पानी में घूम रहा है उसका अमाउंट कम हो गया। तुम बोलोगे है तो अभी ही, जैसे मान लो यहां पर ये एक्टिवेटेड चारकोल सॉलिड रख दिए तो एसिटिक एसिड अभी भी इसी डब्बे के अंदर है, पर अब वो सॉलिड के कांटेक्ट में आ गया, इसके सरफेस पर चिपक गया है। अब वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है या बहुत कम है, तो एसिटिक एसिड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, चारों तरफ से उसको वाटर घेरता है तब वो H+ देता है। अगर एसिटिक एसिड सॉलिड सरफेस पर चिपक गया है तब वो H+ अपना नहीं देगा, H+ देने के लिए उसको पानी से चारों तरफ से घिरना पड़ता है। ठीक है ना? तो एसिटिक एसिड बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एसिटिक एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा। लेस एसिटिक एसिड, देखो ज्यादा एसिटिक एसिड तो ज्यादा H+, लेस एसिटिक एसिड लेस H+, तो अब यहां लिख देते हैं लेस एसिटिक एसिड लेस H+ और मोर pH, pH will increase। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच।